हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरुण कुमार गिरी एडुटेक विराट में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिजिक्स का नाभिकीय भौतिकी चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें नाभिकीय भौतिकी के बारे में डिटेल अध्ययन किया गया है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दिया गया है सुमेलित है। तो मेसोन की खोज किसने किया था? तो हिडेनयुकावा ने किया था। मेसोन की खोजकर्ता कौन है? तो हिडेनयुकावा है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो सीडी एंडरसन एवं यूएस हेस ने है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया था? तो एच.ए. बेथे ने दिया था। याद रखेंगे। पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जी.टी. सीबेर्ग ने दिया था। जी.टी. सीबेर्ग ने। सही नहीं है। क्या सही नहीं है? तो किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ना क्योंकि क्योंकि हमें पता है कि नाभिक का टूटना विखंडन कहलाता है, संलयन नहीं कहलाता। सूर्य में जो ऊर्जा इतना विशाल मात्रा में जो सूरज से एनर्जी रिलीज होता है, सूर्य का इतना ताप है, कारण क्या है? तो उसमें नाभिकीय संलयन होता है। दो नाभिक जुट करके एक जो है बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं। तो एक इस संलयन अभिक्रिया कहलाता है और अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। वही ऊर्जा, वही प्रकाश हम पृथ्वी पर आता है और जिससे सारे पेड़ पौधे जीव जंतु जीवित रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार नाभिक का टूटना संलयन नहीं कहलाता है बल्कि विखंडन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। ठीक है, उस कथनख्वाह में कहा गया है कि उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। देखिए, इस प्रकार देखा जाए तो हमारा दोनों कथन सही है। आइंस्टीन ने रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष एक कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन आज के डेट में देखिए नाभिकीय शक्ति तो मनुष्य जो है नाभिकीय शक्ति का अपार मात्रा में यूज़ कर रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है, एक से एक सब नाभिकीय पावर का यूज़ करके, न्यूक्लियर पावर का। ठीक है ना, ये भी संभव हो गया। इस प्रकार अर्नेस्ट का जो कथन था वो क्या हुआ? फेल हो गया। दूसरा कथन है उसे विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। ये भी उनका कथन था। ये दोनों के दोनों उन्हीं के द्वारा दिया गया कथन था और दोनों कथन क्या है? सत्य है। उसके बाद है वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। उस कण का क्या नाम है? तो माइक्रोवेव फोटोन है। ठीक है, साइलेक्ट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है। साइलेक्ट्रॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि की जा सकती है किससे? तो प्रस्फुरन गणक से की जा सकती है। प्रस्फुरन गणक से, कुछ नाम अजीब सा दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है दृश्य किरणें, एक्सरे, पाराबैंगनी तथा औरक्त विकिरण में से सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है? तो एक्सरे में होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। समझे? याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीवीआई क्वेश्चन है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो सितारों यानी तारों में जो अक्षय ऊर्जा होता है, जो इतना अपार मात्रा में जो ऊर्जा रिलीज होता है, उसके कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, उसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलते हैं। ठीक है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है तो सौर सेल होता है। ठीक है, इसके बाद है सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो प्रकाश के विद्युत क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। दूसरा कथन है कि प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा एसी का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दिष्ट धारा डीसी का जनन करती है। तीसरा कथन दिया हुआ है भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए भी निर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। उपयुक्त कथन में से कौन कौन कथन हमारा क्या है? सत्य है?
तो देखा जाए तो हमारा 1 नंबर जो कथन हमारा सत्य है, बाकी 2 और 3 कथन हमारा गलत है। ठीक है, उसके बाद है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या है? सौर सेल को कहते हैं। फोटो वोल्टीय सेल सौर ऊर्जा से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। पहला कथन दिया है। दूसरा कथन है न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत हिस्सा लेते हैं। तीसरा है द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। और चौथा है विखंडन प्रक्रिया में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इनमें से हमारा कथन 1 और कथन 3 ही सही है, बाकी हमारा कथन क्या है? गलत है। ठीक है, इसके बाद है परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर क्या है? एक आणविक भट्टी होती है। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूसरा कथन है कि साधारणतया उनकी टोकमाक डिजाइन होती है। तीसरा कथन है वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। ठीक है ना, यानी 3 कथन दिया गया। 3 कथन में हमारा दूसरा और तीसरा सही है, यानी 2 नंबर कथन हमारा, ये 2 नंबर कथन और 3 नंबर कथन सही है, बाकी हमारा फर्स्ट कथन क्या है? गलत है। उसके बाद दिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। ठीक है, उसके बाद है आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में क्या है? रेडियो आइसोटॉप्स है। ठीक है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार क्या है? तो थोरियम है। प्राकृतिक में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तीसरा कथन दिया हुआ है कि थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। यानी कथन 1, 2 और 3 हमारे क्या है? तीनों के तीनों कथन हमारे क्या है? सही है। ठीक है, उसके बाद है भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालीन लाभ क्या होगा? यानी भारत विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है, यही हमारा तत्कालीन लाभ हो सकता है। उसके बाद है कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा यूरेनियम तत्वों में से परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। कौन नहीं आता है? तो कैडमियम नहीं आता है। मोनाजाइट, थोरियम, बेरिलियम तथा क्रोमियम में से अणुशक्ति से संबंधित खनिज नहीं है, तो क्रोमियम नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम तथा हीलियम में से ईंधन नहीं है, तो हीलियम ईंधन नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम तथा प्लूटोनियम में से नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग में नहीं किया जा सकता है, तो कैल्शियम को नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बाकी सभी को नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा लेड में से परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, तो लेड का नहीं होता है। जर्कोनियम, यूरेनियम, मनीब्लेडम तथा बेनेडियम में से न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का न्यूक्लियर बम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी VVI दिया हुआ है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। देखिए, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, इसे हम याद रखेंगे। उसके बाद है परमाणु बम कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। समृद्ध यूरेनियम होता है। समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटॉप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ठीक है,
यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो सीसा होता है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय कितना लगेगा? 8 महीने होगा। इसे जब हम मैथमेटिकली हल करेंगे तो इसका हमारा आंसर 8 आएगा। इसमें हम हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है। इसका मैं इस तरीके के न्यूमेरिकल का मैं वीडियो सॉल्यूशन अगले बार अपडेट करूँगा, ठीक है। उसके बाद है किसी विघटनाभिक तत्व की अर्धायु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटनाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वो अंश क्या है? 1/16 है। ये भी क्या है? मैथमेटिकली हल होता है, ठीक है। उसके बाद एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, यही इसका अभिप्राय है। उसके बाद है स्टेटाइन, फ्रेंसियम, ट्रेटियम तथा जर्कोनियम में से रेडियो एक्टिव नहीं है। कौन सा नहीं है? तो जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है। यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 तथा यूरेनियम 239 में से यूरेनियम समस्थानिक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? तो यूरेनियम 235 है, याद रखेंगे। उसके बाद है यूरेनियम लोहा तथा एल्यूमिनियम में से विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? उत्सर्जित अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा कण, ये तीनों के तीनों कण उत्सर्जित करता है। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, याद रखेंगे इसे। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र का नाम क्या है? तो तारापुर है, जो मुंबई में है। बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है? बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसका वर्तमान निदेशक कमलेश नीलकंठ व्यास है। लेकिन ये लोग बदलते रहते हैं, कभी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी हमेशा रहेंगे, हो सकता है वर्तमान में कोई और हो गया हो। उसके बाद है धन, पूर्णिमा तथा साइरस है। धन क्या है? तो भारतीय शोध रिएक्टर है। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त होता है तो क्या होता है? यूरेनियम 238 का प्रयोग होता है। कल्पक्कम प्रसिद्ध है। कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है कल्पक्कम। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र का है? तो तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सुमेलित करना है। सुमेलित इंदिरा गांधी सेंटर फॉर रिसर्च एटॉमिक रिसर्च, ठीक है ना। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? तो ये हमारे कल्पक्कम में है। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टर फॉर एक्सप्लोरर एंड रिसर्च हैदराबाद में है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इंडिया में हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में है, याद रखेंगे। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, ठीक है ना। उसके बाद है गुरु जल बोर्ड, हेवी वाटर बोर्ड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन। इनमें से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो इनमें से 1, 2, 3, 4 यानी सारे के सारे हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए, उसके बाद है भारत में भारी जल बनाया जाता है। भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है? तो ट्राम्बे में बनाया जाता है, ट्राम्बे, ठीक है। उसके बाद है परमाणु, इधर एक साइड में परमाणु शक्ति केंद्र दिया हुआ है, दूसरा साइड में उसका राज्य दिया हुआ है। जिसे कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। काकरपारा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो गुजरात में है। ट्राम्बे परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। सुमेलित है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भट्टा कोट्टा में है, याद रखेंगे। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। मद्रास परमाणु संयंत्र का है? तो कल्पक्कम में है। और कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है। उसके बाद है ये तो हमने मिलान कर लिया कि नरोरा, कल्पक्कम, घाटशिला, नंगल उपयुक्त में से परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो देखिए 1 और 3, 1 में नरोरा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है और क्या है कल्पक्कम में, ये दोनों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, लेकिन घाटशिला नंगल में नहीं है। हमारा 2 और 4 गलत है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है भारत का वह परमाणु संयंत्र जो 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, तो नरोरा है, याद रखें। VBI है। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ है, स्थापित है, कहाँ है? तो कैगा में है, ठीक है। उसके बाद है कि तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टिया की इकाई लगाने हेतु राजी हुआ है।
कितना इकाई लगाने के लिए राजी हुआ है? तो 6 इकाई लगाने के लिए राजी हुआ है। उसके बाद है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो प्लूटोनियम है। इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण के रूप में प्रयोग होता है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु बिजली उत्पन्न की जाएगी। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में उपयुक्त में से सत्य कथन कौन कौन है? तो देखा जाए तो उपयुक्त में से कथन 2 हमारा सत्य है और कथन 3 सत्य है, बाकी कथन 1 हमारा गलत है। ठीक है। उसके बाद है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो शीतलक प्रयोग में लाया जाता है वह है क्या है? द्रवित सोडियम। ठीक है ना, यानी कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। ठीक है, भारी जल का काम वही होता है जो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो विमंदन की तरह उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो भारी पानी का। ठीक है ना, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको कहा जाता है। उसके बाद है शीघ्रोत्पादी रिएक्टर, इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विगलन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न करता है। ठीक है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। ठीक है। उसके बाद है द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स आयात करने की स्थिति में है। इन रिएक्टरों की क्षमता क्या है? तो 240 MWE तथा 540 MWE के रेंज में है। ठीक है। उसके बाद एक काकरपारा, कैगा, कुडानकुलम तथा तारापुर में से वह नाभिक शक्ति संयंत्र जिसकी कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है। तारापुर की सबसे ज़्यादा क्षमता है। ठीक है। उसके बाद है पोखरन नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा, याद रखेंगे। पोखरन 2 नाभिकीय परीक्षण किया गया था, 11 मई 1998 को किया गया था। मई 1998 में पोखरन में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरन कहाँ स्थित है? तो पोखरन राजस्थान में स्थित है। ठीक है। इस प्रकार से हमारा फिजिक्स का नाभिकीय भौतिकी चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हम फिर न्यू टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।